हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी के बारे में। कभी कभी कुछ लोग किसी काम को लेकर इतनी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं कि उन्हें उस काम को करने की आदत हो जाती है। हालांकि यही आदत जब सनक बन जाए तो यह चिंता का विषय हो जाता है। ब्रेन को प्रभावित करने वाली ऐसी ही एक बीमारी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी मनोग्रसित बाध्यता विकार। आज के इस वीडियो में मैं ओसीडी के लक्षण व ओसीडी उपचार से जुड़ी जानकारी दूंगी। तो ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जुड़ी हर विशेष जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ओसीडी क्या है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी एक मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति अपने मन और सोच पर काबू नहीं रख पाता है। व्यक्ति एक ही काम को करने के बारे में बार बार सोचने लगता है या एक ही काम को बार बार और लगातार करने लगता है। इस मनोविकार के कारण व्यक्ति को न चाहते हुए भी अनुचित विचार आने लगते हैं और उसके दिमाग में अनचाहे डर की आशंकाएं होने लगती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसी भी व्यक्ति को दो तरह से प्रभावित करता है। ऑब्सेसिव यानी किसी बात या धारणा का लेकर जुनून होना और दूसरा कंपल्सिव यानी किसी चीज को करने के लिए मजबूर हो जाना। ये दोनों मिलकर 4 प्रकार से गंभीर समस्या का कारण बनते हैं। देखा जाए तो ओसीडी के 4 कारक होते हैं या कहें तो इसे 4 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है। ये कुछ इस प्रकार हैं। फॉरबिडन थॉट्स यानी कामुक हिंसक विचारों में डूबे रहना। सिमेट्री यानी बार बार किसी चीज को जांचना। क्लीनिंग यानी अत्यधिक धोना या साफ करना। होर्डिंग यानी अत्यधिक वस्तुएं जमा करना आदि के विचार शामिल हैं। ओसीडी या मनोग्रसित बाध्यता विकार के बारे में जानने के बाद आइए जानते हैं ओसीडी के लक्षण के बारे में। ओसीडी वाले लोगों में ऑब्सेसिव यानी जुनून और कंपल्सिव यानी मजबूरी दोनों के लक्षण होते हैं। फॉरबिडन थॉट्स ऐसे ख्याल जो मन में नहीं आने चाहिए। ये कुछ इस प्रकार हैं। अपराध बोध, शर्म और अन्य संकट के बारे में विचार आना, लगातार चिंता में रहना, खुद को नुकसान पहुंचाने की चिंता वाले विचार आना, धार्मिक विचारों के बारे में जुनून जैसे मंत्रों को बार बार बोलना, बार बार या घंटों घंटों तक प्रेयर करना, उन चीजों को छिपाना जिन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे चाकू या कोई धारदार वस्तु। सिमेट्री किसी चीज को बार बार सही लाइन में रखना या ठीक क्रम में रहने के बावजूद उसको बार बार ठीक करने की आदत इनमें शामिल है। बार बार किसी चीज को जांचना, अपने सामान या अन्य वस्तुओं को तब तक व्यवस्थित करने की मजबूरी जब तक वे बिल्कुल सही है ऐसा महसूस न करें। बार बार किसी वस्तु की गिनती करना, बार बार चेक करना कि दरवाजा ठीक तरह से बंद है या नहीं। सामग्री का खुद के अनुसार व्यवस्थित नहीं होने पर मन को ठेस पहुंचना। क्लीनिंग और कंटामिनेशन बार बार साफ सफाई करना या साफ चीजों को भी बार बार गंदा समझकर साफ करना। ये लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। बीमारी के बारे में लगातार चिंता, शरीर या मानसिक रूप से खुद को गंदा महसूस करने का विचार, विषाक्त पदार्थों, वायरस या गंदगी के संपर्क में आने की लगातार चिंता, उन वस्तुओं से छुटकारा पाने की मजबूरी जिन्हें मन में गंदा मानते हैं भले ही वे गंदा न हो, दूषित वस्तुओं को धोने या साफ करने की मजबूरी महसूस होना, अपने हाथों और अन्य सामग्री को बार बार साफ करना। होर्डिंग ऐसी वस्तुओं को जमा करने की आदत जिसकी जरूरत न हो। इसके अलावा अपनी चीजों को खोने का डर या यह मानना कि अगर कोई चीज खो जाए तो कुछ बुरा हो सकता है इनमें शामिल है। लगातार चिंता करना कि कुछ फेंकने से खुद को या किसी और को नुकसान हो सकता है। एक ही वस्तु को बार बार खरीदने की मजबूरी जबकि उन वस्तु की आवश्यकता भी न हो। चीजों को फेंकने में कठिनाइयां क्योंकि उन्हें छूने से दूसरों को संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार के विचार आना। अपनी संपत्ति की बार बार जांच करने की बाध्यता। ओसीडी के लक्षण जानने के बाद आइए जानते हैं ओसीडी के कारण और जोखिम के बारे में। जानकारों की माने तो ओसीडी का कारण अज्ञात है। हालांकि कुछ कारक है जो इस स्थिति का कारण बन सकते हैं। आमतौर पर ओसीडी किशोरावस्था में लगभग 19 साल या उससे अधिक उम्र में उत्पन्न होती है और हो सकता है 30 साल की उम्र तक इसके लक्षण न दिखे। साथ ही यह लड़कियों की तुलना में लड़कों को कम उम्र में होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो ओसीडी का कारण बन सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार हैं। फैमिली हिस्ट्री यानी परिवार में किसी रिश्तेदार जैसे दादा दादी, माता पिता या फिर भाई बहन को ओसीडी की समस्या रही हो तो हो सकता है अन्य सदस्य को भी इस परेशानी का जोखिम हो। खास तौर से परिवार के बच्चे को या आने वाली पीढ़ी में किसी को यह जोखिम हो। ब्रेन की संरचना और कार्य इमेजिंग के द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि ओसीडी वाले लोगों के ब्रेन के कुछ हिस्सों में और सामान्य लोगों के ब्रेन की संरचना में कुछ अंतर होता है।
हालांकि ब्रेन की संरचना में अंतर होना और ओसीडी के बीच संबंध को समझने के लिए अभी शोधकर्ताओं को और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। बचपन में घटने वाली कोई घटना। कुछ अध्ययनों के अनुसार कुछ लोगों के साथ बचपन में होने वाली कोई घटना या आघात का उन पर गहरा असर पड़ता है और इसके कारण उन्हें ओसीडी की समस्या हो जाती है, जैसे बचपन में किसी प्रकार का शोषण या कोई अप्रिय घटना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करना कभी कभी कठिन होता है। इसके लक्षण अन्य मानसिक विकारों जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता, अवसाद की समस्या जैसे होते हैं। जरूरी नहीं कि ऑब्सेसिव और कंपल्सिव से पीड़ित हर व्यक्ति को ओसीडी हो। इसके अलावा हो सकता है ओसीडी के साथ कोई अन्य मानसिक विकार भी हो। ऐसे में ओसीडी का डायग्नोसिस निम्न तरीकों से किया जाता है। डॉक्टर मरीज या उनके परिवार वालों से कुछ सवाल जवाब करके इसका पता लगाते हैं। अगर मरीज का अपने विचारों या व्यवहारों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, अगर दिन में कम से कम 1 घंटा इन विचारों या व्यवहारों की वजह से व्यर्थ जा रहा हो, इन विचारों या व्यवहारों के कारण दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा हो। इसके अलावा डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी लेते हैं। ओसीडी के निदान के बाद जानते हैं कि ओसीडी का इलाज किस प्रकार संभव है। ओसीडी का घरेलू इलाज किया जाता है। हालांकि ओसीडी के लिए कोई मेडिकल इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टर की मदद से इसके लक्षणों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जिससे ओसीडी वाले लोग फिर से सामान्य जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या टॉक थेरेपी। ओसीडी वाले लोगों को आमतौर पर मनोवैज्ञानिक उपचार की सलाह दी जाती है। डॉक्टरों द्वारा मरीज को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी दी जाती है। यह थेरेपी एक प्रभावी ओसीडी उपचार साबित होती है। इसमें मरीज से बात करके उनके नकारात्मक विचारों को बदलने की कोशिश की जाती है। चिकित्सा के दौरान व्यक्ति कई बार ऐसे स्थिति अवगत होता है जो जुनूनी विचारों को ट्रिगर कर सकता है और फिर इस दौरान धीरे धीरे चिंता को सहन करना सीखता है। इस थेरेपी का उपयोग तनाव और चिंता को कम करने के लिए भी किया जाता है। ओसीडी का घरेलू इलाज के रूप में भी टॉक थेरेपी को अपनाया जाता है। इसमें परिवार का कोई सदस्य या मरीज का कोई दोस्त मरीज से बात कर उनकी चिंताओं को कम करने की कोशिश करता है। ध्यान रहे, इस तरह की स्थिति में परिवार और दोस्तों का सहयोग काफी जरूरी होता है। एंटी डिप्रेसेंट दवा। सीबीटी के अलावा अवसाद को कम करने के लिए दवा के रूप में डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट जैसी दवाइयाँ देते हैं, जिससे परेशानी से कुछ हद तक राहत मिलती है। ओसीडी उपचार के बाद अब हम जानेंगे ओसीडी से बचने के उपाय के बारे में। ओसीडी से बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है, इस विषय पर शोध की कमी है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले ही जानकारी दी है कि तनाव या किसी तरह का भावनात्मक आघात भी इसके कारण होते हैं। इसीलिए तनाव से बचाव करके व स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर इसके जोखिम को कम किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 1, 2 या 3 बार चीजों को दोबारा चेक करता है तो यह सामान्य बात है। वहीं अगर वह दिन भर में 10 बार ऐसा कर रहा है तो यह ओसीडी का लक्षण है। ऐसे में इसके लिए तुरंत मनोचिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है। वीडियो में मैंने आपको ओसीडी के लक्षण और निदान के साथ ही ओसीडी का इलाज कैसे करें इस बारे में भी विस्तार से बताया है। यदि किसी को भी यह समस्या है तो वीडियो में दी गई जानकारी उनके लिए ओसीडी उपचार के रूप में लाभदायक होगी। ओसीडी लक्षण को अनदेखा बिल्कुल न करें और इस महत्वपूर्ण वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी और यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेचुरल उपचार को सब्सक्राइब करें।